हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 जो एनुअल एग्जाम है, वार्षिक एग्जाम ज्योग्राफी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का केवल दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में हम ये क्वेश्चन 1 से 20 तक का बिल्कुल समझा के बढ़िया तरीका से उसको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो उसको नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर दिए हैं। रट्टा मारने से बेहतर है समझना। समझते हैं तो आंसर आपको याद भी रहेगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, आंसर को तोड़ मोड़ के किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ है 2 नंबर में निर्देश दिया रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर को दें, यानी समझिएगा तो अपने से भी उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, 21 से 26 तक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन मिलेगा देखने को, जिनमें से केवल 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। एक क्वेश्चन के लिए 5 अंक मिलेगा, तो 3 प्रश्न बनाने पर कितना मिलेगा? 15 अंक मिलेगा। ठीक है, नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है कि जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना करें। और इतना बेहतरीन तरीका से इस वीडियो में हम इस प्रश्न को समझाएंगे कि आप जीवन में कभी भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, पूछा हुआ है रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। में दिया हुआ है कि कार्यों के आधार पर नगरों को वर्गीकृत कीजिए। जो कार्यों के आधार पर नगर हैं उनको किस प्रकार से बांटा गया है, यही क्वेश्चन है, इसी का आंसर देना है। क्वेश्चन में है कि ध्वनि प्रदूषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को आपको कंप्लीट कर लेना है। 25 नंबर क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुएज नहर मार्ग के महत्व का वर्णन कीजिए। और फिर 26 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का मानचित्र बनाइए और निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए, जिसमें भिलाई हो, पानीपत हो, लखनऊ हो, हरिद्वार हो और सोन नदी हो। इन सभी को भारत का मानचित्र बना करके और जहाँ जहाँ जो है उसको दिखा देना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग उत्तर को देखेंगे। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। जो जननांकीय संक्रमण है इनकी 3 अवस्थाओं की विवेचना करना है। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हम लोग समझ के इस क्वेश्चन को अपने तरीका से भी समझने के बाद आप इसको लिख सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जो जननांकीय संक्रमण, उत्तर बता रहे हैं, जो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत होता है किसी भी देश में, कोई भी देश क्यों ना हो, इसमें जो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत होता है ना, मृत्यु दर एवं जनसंख्या वृद्धि के परिवर्तन होगा। क्या होगा? क्रमिक परिवर्तन। क्रमिक परिवर्तन किसका होगा? तो जनसंख्या वृद्धि और जन्म दर या मृत्यु दर। 3 ही मेन पॉइंट आपको याद रखना है। बच्चों का जो जन्म होता है किस रेशियो से हो रहा है, किस अनुपात से उनकी जन्म दर या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है, या किस हिसाब से लोग वहाँ मर रहे हैं, किसी देश की अगर बात की जाए, या किस हिसाब से लोग नहीं मर रहे हैं, या फिर वहाँ जो जनसंख्या बढ़ रही है किस हिसाब से बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। इसी के जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं इसी को जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि जो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत होता है, किसी भी देश में जो जन्म दर होती है, मृत्यु दर होती है और जनसंख्या वृद्धि होती है, इसके जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें लिखेंगे कि इसकी जो पहली अवस्था होती है, किसकी? जननांकीय संक्रमण की जो पहली अवस्था होती है ना, उसको उच्च जनन दर तथा उच्च मृत्यु दर अवस्था भी कहा जाता है। चलिए फिर इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि जो इसकी पहली अवस्था होती है, इस चरण में स्वास्थ्य सुविधाएं नगण्य होती है। नगण्य मतलब होती ही नहीं है, बिल्कुल कम, ना के बराबर। किस अवस्था में? जननांकीय जो सिद्धांत की पहली अवस्था होती है इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं होती ही नहीं है। ठीक है, रोग एवं कुपोषण अत्यधिक होते हैं। और निश्चित जाहिर सी बात है कि जहाँ स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होगी वहाँ बीमारी भी होगा और कुपोषण भी होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो पहली अवस्था में किसके? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के पहली अवस्था में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने के कारण वहाँ रोग और कुपोषण अधिक होते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि बहुत कम होती है। और निश्चित है कि जहाँ रोग
अधिक होगा, बीमारी अधिक होगा, कुपोषण का लोग जब शिकार होंगे तो क्या वहाँ जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से बढ़ेगी? कम ही न होगी, तो कम होगी। जनसंख्या जो वृद्धि होगी वहाँ क्या होगी? कम होगी। दूसरी अवस्था में, अब देखिए पहली अवस्था में हम लोग लिख लिए कि पहली अवस्था में स्वास्थ्य की सुविधा न के बराबर होती है, जिससे वहाँ बीमारी बहुत ज़्यादा होती है और लोग कुपोषण का शिकार होते हैं, और इसी के कारण जनसंख्या वृद्धि बहुत कम होती है। किस अवस्था में? तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के पहली अवस्था में। ठीक है। दूसरी जो अवस्था होती है, दूसरी अवस्था, इसमें मृत्यु दर तेजी से घटती है, और जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की जो दूसरी अवस्था होती है इसमें मृत्यु दर तेजी से कम होती है, तेजी से घटती है। ठीक है। परंतु जन्म दर अभी भी ऊंची बनी रहती है। देखिए मृत्यु दर तेजी से तो कम होती है दूसरी अवस्था में, लेकिन जो जन्म दर होती है वो अभी भी हाई होती है, ऊंची रहती है, ऊंची ही बनी रहती है, कम होने का नाम नहीं लेती है। किसमें? दूसरी अवस्था में। ठीक है। इसका परिणाम तेज जनसंख्या वृद्धि के रूप में दिखाई देता है, जिसके कारण क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो उच्च दिखाई देती है, या जल्दी या तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देती है दूसरी अवस्था में ही। चलिए फिर तीसरी अवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। तीसरी अवस्था में जो जन्म दर होते हैं वो भी घटने लगती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ मृत्यु दर दूसरी अवस्था में नोट करने वाली बात है कि दूसरी अवस्था में मृत्यु दर तेजी से घटती है। ठीक है। दूसरी अवस्था में मृत्यु दर तेजी से घटती है, लेकिन तीसरी अवस्था में जन्म दर भी अब क्या होने लगती है? घटने लगती है। ठीक है। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरीकरण और परिवार नियोजन के जो साधन होते हैं वो विकसित हो गए होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ बेहतर शिक्षा होगा, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं होगी, नगरीकरण होगा, परिवार नियोजन जन के साधन को विकसित करेंगे, तो इन सभी का प्रभाव किस पर पड़ेगा? जन्म दर पर पड़ेगा। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि स्थिर होने लगी। ठीक है। कुछ विद्वानों ने चौथी अवस्था को भी जोड़ते हैं, कुछ विद्वान जो हैं वो चौथी अवस्था को भी क्या करते हैं? जोड़ते हैं, जिनमें जनसंख्या लगभग स्थिर रहती है या घटने लगती है। ठीक है। तो चौथी अवस्था में जनसंख्या स्थिर भी रहती है या घटने भी लगती है। तो इस प्रकार उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में है कि रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि रोपण कृषि एक व्यावसायिक कृषि प्रणाली है। अब यहाँ याद करने वाली बात है कि रोपण कृषि जो है ना वो रुपया पैसा कमाने, बिजनेस व्यापार करने वाली कृषि होती है। मेन पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। व्यावसायिक का मतलब ही होता है कि भाई रुपया पैसा कमाना है, और कोई भी ऐसा कृषि जिससे रुपया पैसा अधिक मात्रा में कमाया जाए वो क्या है? रोपण कृषि है। इसको याद रखना है कि रोपण कृषि क्या है। तो रोपण कृषि बिजनेस व्यापार करने वाली एक कृषि प्रणाली है जिससे व्यक्ति आय अर्जित करता है। इसको भी लिख सकते हैं, जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बड़े बागानों पर की जाती है। और ये ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल जाएगा कि रोपण कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, वो भी बड़े बागानों पर। ठीक है। छोटे बागानों पर ये कृषि नहीं की जाती है, बड़े बागानों पर की जाती है। किन क्षेत्रों में? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये एक ऐसा प्रकार का कृषि होता है जिससे बिजनेस व्यापार किया जाता है, रुपया पैसा कमाने के लिए रोपण कृषि की जाती है। ठीक है। इसमें सामान्यतः एकल फसल यानी मोनोक्रॉपिंग उगाई जाती है, और रोपण कृषि में क्या की जाती है? एकल फसल उगाई जाती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल, पाम ऑयल इत्यादि। ये सभी एकल फसल हैं। ठीक है। और चाय भी उत्पादन करके बेच के रुपया कमाया जाता है, बिजनेस व्यापार होता है। कॉफ़ी को भी बेच करके व्यवसाय किया जाता है। रबर भी व्यावसायिक फसल है, नारियल भी वही है। ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल ये जो भी है, इन का कृषि करके, इन फसलों की कृषि करके क्या किया जाता है? बिजनेस किया जाता है, व्यापार किया जाता है रुपया पैसा कमाने के लिए। आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि रोपण कृषि की भू संपत्ति बड़ी कंपनियों या विदेशी पूंजियों द्वारा नियंत्रित होती है। अब रोपण कृषि छोटे मोटे
कंपनियों या छोटे मोटे कारोबारियों के द्वारा नहीं होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। रोपड़ कृषि की जो भू संपत्ति होती है वो बड़ी बड़ी कंपनियों या विदेशी पूंजियों के द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। इसमें उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन जैसे सभी कार्य संगठित रूप से किए जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो कृषि होती है, रोपण कृषि, इसमें उन्नत वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग होता है ताकि अधिक से अधिक रुपया कमाया जा सके, ठीक है। अब उन्नत वैज्ञानिक तकनीक नहीं प्रयोग करेंगे तो भाई निश्चित है कि जो रुपया लगाएंगे कृषि करने में निकलेगा नहीं निकलेगा। तो क्या करना होता है, उन्नत वैज्ञानिक तरीके अपनाना होता है। किस कृषि में? रोपण कृषि में आधुनिक उपकरणों तथा उर्वरकों व सिंचाइयों का उपयोग किया जाता है। यानी आधुनिक जो उपकरण है या उर्वरक हैं, खाद हैं या सिंचाई की जो सुविधा हैं, इन सभी का प्रयोग करके रोपण कृषि में अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन करके उसका व्यवसायीकरण किया जाता है, ठीक है। यह श्रम प्रधान भी है क्योंकि कटाई और प्रसंस्करण में बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती है और इस प्रकार की जो कृषि की जाती है इसमें बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती है, ठीक है। रोपण कृषि का उद्देश्य घरेलू उपयोग नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए निर्यात केंद्रित उत्पादन होता है, ठीक है। और जो रोपण कृषि होता है इसका उद्देश्य घरेलू उपयोग के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री करने के लिए निर्यात केंद्रित उत्पादन होता है, ठीक है। तो फिर आगे वाला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है या आपको समझ में आ रहा है तो इसी प्रकार से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। आपके क्लास का और भी सब्जेक्ट का इसी तरह से हम लघु उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में है कि कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल याद हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि नगरों का वर्गीकरण उनके प्रमुख कार्यों या क्रियाओं के आधार पर किया जाता है। मेन पॉइंट से मान लीजिए कि बहुत सारा नगर होता है, वहाँ प्रशासन के आधार पर उसको बांट दिया जाता है, या बहुत सारा नगर होता है जहाँ उद्योग के आधार पर उसको अलग कर दिया जाएगा। तो यही तो कार्य हैं। यानी नगरों का वर्गीकरण उनके काम को देख करके अलग किया जाता है, उनका बंटवारा कि आखिर उस नगर में कौन कौन से काम हो रहे हैं, किस आधार पर इसको बांटा जाए, ठीक है। तो मेन लाइन जो है या मेन इसका थीम जो है यही है कि नगरों का जो वर्गीकरण होता है उनके कामों को देख करके ही वर्गीकरण किया जाता है, उनका विभाजन किया जाता है, उनको अलग किया जाता है, ठीक है। जिनमें प्रथम प्रकार जो होता है नगरों का वर्गीकरण का जो प्रथम प्रकार होता है प्रशासनिक नगर होते हैं, ठीक है। प्रशासनिक नगर के आधार पर नगरों का वर्गीकरण होता है और ये नगरों का वर्गीकरण का प्रथम प्रकार होता है, याद रखना है इसको, ठीक है। जहाँ शासन, न्यायालय और सरकारी प्रशासन के कार्य केंद्रित होते हैं। और जो प्रशासनिक नगर होता है तो सीधी सी बात है कि भाई जब प्रशासनिक नगर के आधार पर किसी नगर को चिन्हित किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा, तो वहाँ शासन की व्यवस्था होगी, न्यायालय की व्यवस्था होगी, सरकारी प्रशासन के कार्य होंगे। इन सभी जो ये सभी सुविधाएं हैं और जिस नगर में सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी उन्हें क्या कहा जाएगा? प्रशासनिक नगर। और ये नगरों के वर्गीकरण के कौन प्रकार में आएंगे? तो प्रथम प्रकार में आएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे में भारत में दिल्ली है और भोपाल है, दिल्ली और भोपाल दोनों क्या है? प्रशासनिक नगर है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रकार में आता है व्यापारिक या वाणिज्यिक नगर। और दूसरा जो प्रकार होता है इसमें क्या आता है? तो इसमें व्यापारिक और वाणिज्यिक आते हैं, जहां थोक, खुदरा तथा व्यापारिक गतिविधियां अत्यधिक विकसित होती हैं। अब
व्यापार या वाणिज्यिक कह लीजिए, दोनों बिजनेस के आधार पर किसी नगर का अगर बंटवारा किया जाए तो वहाँ होता क्या है कि व्यापार से संबंधित गतिविधियाँ अधिक होती हैं। सामान वहाँ कहीं से आएगा, फिर वहाँ से कहीं और जाएगा, यानी खरीद बिक्री समझ लीजिए कि जिन नगरों को खरीद बिक्री के आधार पर बंटवारा किया जाता है उन्हें ही व्यापारिक या वाणिज्यिक नगर कहते हैं। जहाँ थोक में सामान खरीदिए, खुदरा खरीदिए या अन्य व्यापारिक जो गतिविधियाँ होती है, इस प्रकार के नगर जो होते हैं ये दूसरे प्रकार के नगर के रूप में बांटे जाते हैं, जिन्हें व्यापारिक या वाणिज्यिक नगर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब भारत में कौन कौन से नगर हैं व्यापारिक या वाणिज्यिक नगर? तो मुंबई और कोलकाता है। क्या है? मुंबई और कोलकाता है। ठीक है। चलिए फिर तीसरा प्रकार इसमें हम लोग देखेंगे। तीसरा जो प्रकार होता है नगर को बंटवारा का, नगर बंटवारा का जो तीसरा प्रकार होता है वो औद्योगिक नगर होता है। क्या होता है? औद्योगिक। तो पहला नंबर पॉइंट में आपको याद क्या रखना था? प्रशासनिक नगर। दूसरा में क्या याद रखना था? दूसरा प्रकार नगर बंटवारा का व्यापारिक या वाणिज्यिक नगर। ठीक है। और तीसरा में क्या याद रखना है? औद्योगिक नगर। क्या याद रखना है? औद्योगिक नगर। ठीक है। जहाँ बड़े बड़े उद्योग और उत्पादन इकाइयाँ कार्यरत होती है, यहाँ बड़े बड़े उद्योग और उत्पादन की जो इकाइयाँ हैं वो काम करती है। क्या करती है? काम करती है। बड़े बड़े वहाँ उद्योग धंधे कल कारखाने लगे रहते हैं, उन्हें औद्योगिक नगर कहा जाता है और ये नगर बंटवारा में तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है। जैसे जमशेदपुर, कानपुर। ठीक है। और चौथा प्रकार जो होता है वो शैक्षिक नगर होता है। ठीक है। शैक्षणिक नगर होता है जिनका मुख्य कार्य शिक्षा और शोध गतिविधियाँ होती है। ठीक है। चौथा पॉइंट में लिख लेंगे शैक्षणिक नगर, जहां उनका मुख्य कार्य ही होता है कि शिक्षा को आदान प्रदान करना या शोध संबंधी गतिविधियां करना। ठीक है। जैसे कि भारत में अगर देखा जाए तो वाराणसी है और पुणे है। यहाँ शिक्षा की जो गतिविधियां होती है या शिक्षा संबंधी जो भी कार्य होते हैं वाराणसी और पुणे में होते हैं, इन्हें शैक्षणिक नगर भी कहा जाता है। पांचवा प्रकार जो होता है नगर बंटवारा का वो पर्यटन नगर होता है। क्या होता है? पर्यटन नगर, जहाँ प्राकृतिक, धार्मिक या ऐतिहासिक आकर्षण अत्यधिक होते हैं। जहाँ क्या होते हैं? प्राकृतिक, धार्मिक या ऐतिहासिक आकर्षण अत्यधिक होते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? जयपुर, आगरा, इन जगहों को लोग घूमने या फिरने की वजह से जाते हैं, इन्हें पर्यटन नगर कहा जाता है और ये नगरों के बंटवारा में 5वें स्थान पर आता है। ठीक है। जहाँ लोग क्या करने जाते हैं? पर्यटन का मतलब होता है घूमने फिरने, जहाँ लोग जाएं। अब या तो प्राकृतिक रूप से वहाँ प्राकृतिक चीज़ों को देखने जाएं या फिर धार्मिक दृष्टि से उसका महत्व हो, जहाँ लोग आकर्षित होकर के उस जगह को देखने या घूमने जाएं, उन्हें पर्यटन नगर कहा जाता है। और ये नगरों विभाजन में 5वें स्थान पर आता है। ठीक है। पर्यटन, जैसे में जयपुर और आगरा। आगरा में तो आगरा का ताजमहल है तो बहुत सारे लोग जाते हैं देखने। ठीक है। इस प्रकार नगरों को उनके प्रमुख कार्यों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। ठीक है। कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर मार्ग का महत्व। ठीक है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक है। ऑब्जेक्टिव में भी देखने को ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, ज़रूर मिला होगा कि स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को, स्वेज नहर किसको, जैसे मान लीजिए कि ये स्वेज नहर हो गया। ठीक है। ये लाल सागर यहाँ है, लाल सागर से, और यहाँ भूमध्य सागर है। कौन सागर? भूमध्य सागर। नहीं, लाल सागर और भूमध्य सागर को अगर कोई नहर जोड़ता है तो कौन नहर है? स्वेज नहर है। ठीक है। तो याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक है वो क्या है? स्वेज नहर है। ठीक है। यह यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी को बहुत कम कर देती है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर का महत्व है वो यूरोप और एशिया के बीच के जो समुद्री दूरी है ना उसको बहुत कम कर देती है। ठीक है। चलिए फिर इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि स्वेज नहर के निर्माण
से भारत यूरोप व्यापार मार्ग लगभग 7,000 किलोमीटर छोटा हो गया। कितना इंटरेस्टिंग बात है कि स्वेज नहर का जब निर्माण हुआ तो भारत और यूरोप के बीच में लगभग कितने किलोमीटर दूरी कम हो गई? 7,000 किलोमीटर। ठीक है, जिससे समय, ईंधन तथा परिवहन लागत में भारी कमी आई। अब 7,000 दूरी जब हम याद रखेंगे कि स्वेज नहर के बन जाने के कारण भारत और यूरोप के बीच में 7,000 की दूरी कम हो गई, तो जैसे ही बात हमको याद आएगा तो ये भी बात ज़रूर याद आने लगेगा कि 7,000 दूरी तय करने में भाई समय ज़्यादा लगता होगा, फिर ईंधन भी अधिक लगता होगा, तेल ओल उसका, फिर परिवहन की जो लागत होगी, आने जाने में जो खर्च होता होगा वो भी अधिक लगती होगी। तो 7,000 किलोमीटर जब स्वेज नहर के निर्माण से भारत यूरोप में दूरी कम हुई तो बताइए समय भी अब बचता होगा, ईंधन भी कम लागत होती होगी और परिवहन लागत में भी भारी कमी आई होगी। तो अगर 7,000 दूरी याद रखते हैं तो क्या इसको हम नहीं लिख पाएंगे? आराम से लिखेंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। ठीक है, कि जिससे 7,000 दूरी कम हुई तो ईंधन, समय की भी बचत हुई, ईंधन की भी बचत हुई और परिवहन लागत में भी भारी कमी आई, उसकी भी बचत हुई। ठीक है, तो इससे इस लाइन को आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, यह नहर मध्य पूर्व, ठीक है, जो यह नगर है मध्य पूर्व एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ती है। इसको भी याद रखना है, यानी जो स्वेज नहर है किसको किसको जोड़ती है। तो हम लोग पहले ही समझ चुके कि ये यूरोप और भारत को, मतलब एशिया और यूरोप को तो जोड़ती है, इसमें मध्य पूर्व को भी जोड़ती है। ये दो तो पहले ऊपर से ही हम लोगों को कंप्लीट है कि एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला कौन नहर है? तो स्वेज नहर है। लेकिन इसके साथ ही साथ मध्य पूर्व को भी जोड़ता है। सागर की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, सागर तो ऊपर हम बता चुके हैं कि कौन कौन से सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, इन दोनों को ये नहर जोड़ता है। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए कि यह नहर तो मध्य पूर्व एशिया और यूरोप और अफ्रीका को भी जोड़ती है। ठीक है, चलिए, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषकर तेल परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और याद रखना है कि जो स्वेज नहर है, इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का व्यापार होता है तो होता है तेल। ठीक है, अब कौन सा तेल? तो तेल वही होता है जो गाड़ी में डाला जाता है। ठीक है, तो तेल वही हो जाएगा, केरोसिन तेल, पेट्रोलियम, डीजल, यही सब। इन सभी का सबसे ज़्यादा अगर परिवहन होता है तो किस नहर से? स्वेज नहर से। ठीक है, देखिए अब उसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे कि विश्व के लगभग 12% समुद्री व्यापार का आवागमन इसी मार्ग से होता है। स्वेज नहर मार्ग वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में अत्यंत रणनीतिक महत्व रखता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।